इसके पार्ट्स कितने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बच्चों सेंटेंस के बारे में। जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस 5 प्रकार का होता है, लेकिन पहले हम प्रकार जानने से पहले सेंटेंस के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस की एक्चुअल या रियल जो डेफिनेशन होती है ये होती है कि ए ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense is called a sentence. A group of words which makes a complete sense is called sentence. उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस मीन्स होता है बच्चों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मीन्स होता है सेंटेंस के प्रकार। तो जो सेंटेंस होते हैं बच्चों वो निम्न प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। तो बोला गया बच्चों सेंटेंस देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। There are 5 kinds of sentence. First, assertive sentence, second है बच्चों interrogative sentence, थर्ड है बच्चों imperative sentence, फोर्थ बच्चों exclamatory sentence, and last बच्चों fifth optative sentence। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। आप इसे देखें, नोट्स करें। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये वाक्य आपके 5 प्रकार के हो गए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और नेक्स्ट हम लोग रीड करेंगे अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ध्यान देंगे बच्चों। तो अगला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो आप क्या बताएंगे? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछा जाएगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस तो बताएंगे 5, पूछा जाएगा काइंड्स ऑफ सेंटेंस तो कहेंगे 2। उनको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है।
पहले आइए हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताते हैं। पार्ट्स के मतलब होता है बच्चों भाग, ये वाक्य के भाग है, वो वाक्य के प्रकार होता है। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं दो, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं दो। फर्स्ट को कहते हैं हम बच्चों सब्जेक्ट और सेकंड को कहते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है बच्चों। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, अभी तक आप लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं, या देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं हेड वर्ड, हेड वर्ड या इसी को कहते हैं मेन वर्ड, हेड वर्ड या मेन वर्ड। और दूसरा होता है बच्चों क्वालिफायर, दूसरा होता है क्वालिफायर। हेड वर्ड और क्वालिफायर में क्या अंतर बच्चों? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन हेड वर्ड एंड क्वालिफायर? हेड वर्ड को समझिएगा, ऐसे सब्जेक्ट जिनकी संख्या एक हो या केवल मुख्य शब्द से बनकर मिलकर बने ही हो, उन्हें हम कहते हैं हेड वर्ड। जैसे में आप लिखते होंगे ही, शी, इट, किसी का नेम, आई, वी, यू, ये सभी जो सब्जेक्ट है बच्चों, इनको हम हेड वर्ड कहते हैं। ऐसे शब्द या ऐसे सब्जेक्ट जो केवल एक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेड वर्ड। अब बात करते हैं बच्चों क्वालिफायर की। तो क्वालिफायर के बारे में बताया गया, क्वालिफायर होते हैं तीन, क्वालिफायर होते हैं तीन, ठीक है बच्चों। क्वालिफायर होते हैं तीन। पहला होता है डिटरमाइनर, डिटरमाइनर। दूसरा होता है बच्चों एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और तीसरा होता है बच्चों हेड वर्ड, तीसरा होता है हेड वर्ड, या इसको एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं, या इसको एडजेक्टिवल फ्रेज के नाम से भी जानते हैं। अब ये सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट है बच्चों क्वालिफायर। ये क्या होता है? ऐसे सब्जेक्ट जिनमें डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेड वर्ड मिलकर बने होते हैं। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि ऐसे सब्जेक्ट जिनकी संख्या दो या दो से अधिक या तीन तक मिलकर बनी हुई होती है। जैसे है बच्चों द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल। ये सब भी सब्जेक्ट है बच्चों, ये सभी भी सब्जेक्ट ही है। इनसे भी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे अगर एक सेंटेंस है, जैसे आप मान लीजिए ही मान लेते हैं इसमें से, तो लिखेंगे he is sitting under the shade of a tree. He is sitting under the shade of a tree. और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, the old man is sitting, the old man is sitting under the shade of a tree। आपको ये दोनों वाक्यों को देखना है बच्चों। ये पहला वाक्य है, पहला वाक्य है, दूसरा वाक्य है। तो पहले वाक्य तो शुरू करते हैं बच्चों। ये देखिएगा, इसमें बताया गया कि जो सब्जेक्ट होते हैं, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें और इसमें दोनों में सब्जेक्ट क्या है, तो आप चाहेंगे पहले वाले में सब्जेक्ट ये है, दूसरे वाले में सब्जेक्ट ये है।
तो जो इस सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट में अंतर बच्चों, वही हेड वर्ड और क्वालिफायर में अंतर है। मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट जो एक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उसको हम कहते हैं हेड वर्ड या मेन वर्ड, और जो है ना इसमें डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और हेड वर्ड से मिलकर बने होते हैं उसे हम कहते हैं क्वालिफायर। आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चों कि ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे चैप्टर से या ऐसे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, फिर उनका यूज़ क्या होता है, उसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, और एग्जामिनेशन में किस लेवल पे ये आता है, जैसे कि क्लास 6 7 8 में आता है कि 9 10th में आता है कि 11 12th में आता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में। तो इसमें बस आप लोग इतना ही देख लें, आज इस वीडियो में इतना ही है। इससे आप अपना नोट्स बनाएं, देखें, ध्यान दें और आगे की कार्रवाई या आगे की पढ़ाई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस सेकेंड यूज, जिसका नाम है यूज ऑफ नॉमिनेटिव, यूज ऑफ नॉमिनेटिव absolute, use of nominative absolute। तो इसमें दो शब्द है बच्चों, पहले आप लोग देखेंगे। इसमें दो शब्द हैं, पहला है नॉमिनेटिव और दूसरा है absolute। तो यूज समझने से पहले हमें इन शब्दों को समझना पड़ेगा कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है, या नॉमिनेटिव का अर्थ क्या होता है और एब्सोल्यूट का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले आइए बताते हैं, थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है बच्चों सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट के मीन्स होता है फ्री या स्वतंत्र करना। एब्सोल्यूट मीन्स होता है बच्चों फ्री या स्वतंत्र करना, अर्थात इसमें यह समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें से सब्जेक्ट को हम फ्री या स्वतंत्र करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहेंगे, उनको हम कंबाइन करेंगे वन सिंपल सेंटेंस, तो उसमें से एक सब्जेक्ट का जो भाव होगा वो हम स्वतंत्र कर देंगे, अर्थात उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रयोग किया जाएगा लेकिन उसका कोई अर्थ, अपना कोई अर्थ नहीं होगा। एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट, कर्ता, और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है फ्री, स्वतंत्र करना। अब हम लोग इसमें सीखेंगे बच्चों कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो जो इसकी पहचान है, इंट्रोडक्शन बच्चों, वो कुछ इस प्रकार है कि सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस भी ऐसे होगा जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब लोग इंट्रोडक्शन और पहचान ध्यान से सुनेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो पार्टिसिपल से अलग है, पार्टिसिपल की पहचान एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा। जो पिछले कई वीडियो में 2-3 वीडियो डाला गया बच्चों, उसमें बताया गया था कि सब्जेक्ट एक होगा, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होगी, और फाइनाइट वर्ब में समय अंतराल होगा, कम होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और ज़्यादा होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया गया था। आज हम लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं, जिस यूज हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इस वीडियो में यह यूज़ बताया गया है, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसकी पहचान या इंट्रोडक्शन क्या होती है बच्चों, आइए देखते हैं। तो इसका क्या होता है बच्चों, इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की पहचान है कि दोनों वाक्यों के या जो वाक्य दिए रहेंगे सभी के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, सभी के मेन वर्ब भी अलग अलग होंगे। सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, मेन वर्ब भी अलग अलग होंगे, और इन मेन वर्ब में एक रीज़न दिखाएगा, एक रीज़न दिखाएगा और दूसरा रिजल्ट दिखाएगा। बोलेंगे बच्चों कि जब ऐसी पहचान मिले कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग हो, और दोनों वाक्यों में से एक वाक्य रीज़न दिखाएगा, कारण दिखाएगा। रीज़न, रीज़न मीन्स होता है बच्चों कारण, किसी कार्य होने का कारण दिखाएगा, और जो दूसरा होगा वह परिणाम दिखाएगा। ध्यान सुना बच्चों,
तो बोला गया जब दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य रीजन दिखाएगा। एक बार फिर शुरू करते हैं बच्चों, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज थी, आइए देखते हैं। तो बताया गया कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, दोनों वाक्यों के मेन वर्ब अलग अलग होंगे और उन वाक्यों में रीजन और रिजल्ट का संबंध होगा। जब ऐसा पहचान होगा बच्चों तो हम चेंज करेंगे या इसका प्रयोग करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इनके लिए। अब इसमें 3 रूल बताए गए बच्चों, इसमें आपके 3 रूल हैं। एक एक्टिव का है, एक पैसिव का है और एक टू बी वर्ब का है। एक टू बी वर्ब का है, एक्टिव का है, पैसिव का है और टू बी वर्ब का है। तो अब ध्यान से रूल सुनिएगा। रूल नंबर 1, या आप कह सकते हैं 1 नहीं कीजिए, रूल नंबर 1, ठीक है बच्चों। जो रूल नंबर 1 है उसे एक्टिव के नाम से भी जानते हैं। रूल नंबर 1 एक्टिव, ध्यान सुनिएगा। रूल नंबर 1 एक्टिव क्या है बच्चों कि जब रीजन दिखाने वाला सेंटेंस, जो रीजन सेंटेंस दिखाएगा अगर वह एक्टिव में होगा, ठीक है बच्चों, अगर वह रीजन दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में होगा तो उसका फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह सेंटेंस होगा रीजन वाला। जितना भी ये सब लिखे जाएंगे ये सब रीजन का होगा बच्चों। फिर कॉमा लगाएंगे और सेकंड सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस, जो सेकंड सेंटेंस होगा रिजल्ट वाला, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिजल्ट, इसको पूरा वैसे ही उतार दिया जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। तो अगर आपको ऐसी पहचान मिल रही है कि सब्जेक्ट अलग अलग है, मेन वर्ब अलग अलग है और मेन वर्ब में रीजन और रिजल्ट का संबंध है, तो वहाँ पे आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और इसका पहला रूल बताया गया कि यदि रीजन दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में है, एक्टिव पैसिव और टू बी वर्ब का 3 रूल है। तो अगर एक्टिव में है तो करेंगे क्या? रीजन दिखाने वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैविंग लिखेंगे, फिर जो मेन वर्ब होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस जो ऑब्जेक्ट वगैरह बचे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ये पूरा सेंटेंस होगा रीजन वाला। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रीजन वाला होगा, बस हैविंग आपको जोड़ना है। फिर जो रिजल्ट वाला वाक्य रहेगा, दूसरा वाक्य रिजल्ट वाले वाक्य को वैसे ही उतार दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है द फॉग, द सन रोज, द सन रोज, द फॉग disappeared, the fog disappeared, the sun rose, the fog disappeared। इसमें देखेंगे बच्चों, पहचान देखिए, ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, यह मेन वर्ब है, यह भी मेन वर्ब है। सब के सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, सब्जेक्ट भी अलग अलग है, मेन वर्ब भी अलग अलग है। इसमें देखिए क्या है, जो सब्जेक्ट वो भी अलग है, जो मेन वर्ब है वो भी अलग है। तो जब सब्जेक्ट भी अलग हो, मेन वर्ब भी अलग हो, है ना बच्चों। और इसमें एक वाक्य रीजन दिखाएगा, एक वाक्य जो होगा वो रीजन दिखाएगा, और जो दूसरा वाक्य होगा वो रिजल्ट दिखाएगा। जब एक वाक्य रीजन दिखाए और दूसरा वाक्य रिजल्ट दिखाए तो वहाँ पे आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और उसमें रूल नंबर 1 है कि जब ऐसा पहचान मिले कि सब्जेक्ट अलग अलग हो, मेन वर्ब अलग अलग हो और उन दोनों में रीजन और रिजल्ट का संबंध हो, तो उसमें आपको एक चीज़ और देखनी है बच्चों, यह देखना है कि जो रीजन दिखाने वाला सेंटेंस है या जो सेंटेंस है वह एक्टिव में है कि पैसिव में है। अगर एक्टिव में है तो आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का फॉर्मूला क्या है? रूल नंबर 1 का फॉर्मूला है बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले। फॉर्मूले को बस ध्यान दीजिए, आप पूरा बना लेंगे अपने से। ये आपका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट किसका लिखेंगे? रीजन वाले सेंटेंस का लिखेंगे। जो रीजन दिखाने वाला वाक्य होगा उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। रीजन दिखाने वाला सेंटेंस क्या है? द सन रोज। ठीक है बच्चों, इसमें जो द सन है
वह है सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द सन। फिर लिखेंगे हैविंग, द सन हो जाएगा हैविंग, द सन हैविंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोज का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों राइजेन, RISEN, द सन हैविंग राइजेन। ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं बच्चों, फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के सेकेंड सेंटेंस जो रिजल्ट वाला होगा उसको पूरा वैसे ही उतार देंगे। तो सेकेंड सेंटेंस क्या है, द फॉग disappeared, the fog disappeared। इस प्रकार से यह सेंटेंस बन गया बच्चों आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। रूल नंबर 1, जब रीजन दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में है पूरी पहचान। और एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, बोला गया जब आपको ऐसी पहचान मिले, सब्जेक्ट अलग अलग हो, मेन वर्ब भी अलग अलग हो, और मेन वर्ब में एक रीजन दिखाए दूसरा रिजल्ट दिखाए, तो जब एक रीजन दिखाए दूसरा रिजल्ट दिखाए तो आप इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे। फॉर्मूले में बताया गया कि अगर रीजन दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में हो तो एक्टिव के सब्जेक्ट लिखेंगे, हैवी लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब रीजन दिखाने वाले सेंटेंस का होगा। उसके बाद जिस कॉमा लगाएंगे और जो सेकंड सेंटेंस जो रीजन रिजल्ट दिखाने वाला जो वाक्य होगा, जो रिजल्ट परिणाम दिखाएगा उस वाक्य को कॉमा लगा के पूरा वैसे ही उतार दिया जाएगा। ये रूल नंबर 1 था बच्चों, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आगे अब बच्चों आगे इन सब वीडियोस और इन सब पूरे मैटर को उतार लें, लिख लें, देख लें। उसके बाद आप लोगों को रूल नंबर 2 और 3 भी आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इस वीडियो में आज खत्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसे नोट करें, देखें और बनाएं। और इसके लिए जैसा आपको पहले कई बार मैंने बताया है कि फॉर्मूले और जो एग्जाम्पल समझाए जाते हैं यह हालांकि आपके बुक से ही है, एग्ज़ाम में आने वाले एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिर भी और भी अदर एग्जाम्पल हैं जो आपको अपने बुक से जो भी बुक जिस भी प्रकाशन लेना चाहें आप लें और उनसे आप एक्सरसाइज करें और उन बुकों से एक्सरसाइज करें। तब आपका जो क्वेश्चन फंसेगा, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, उसका सोल्यूशन पूछा या किया जाएगा। चल बच्चों अब आगे शुरू करता हूँ। आई होप कि आप लोग सभी लोग अब तक तो सभी लोग नोट आउट कर लिए होंगे, आई होप। चलिए आगे शुरू करते हैं बच्चों। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 पैसिव। पैसिव क्या है बच्चों, पैसिव क्या है ध्यान सुनिएगा। बोला गया कि यदि आपको पूरी पहचान वैसी रहेगी, सब्जेक्ट अलग अलग होगा, मेन वर्ब भी अलग अलग होगा, और मेन वर्ब में एक रीजन दिखाएगा दूसरा रिजल्ट दिखाएगा, मेन वर्ब में एक रीजन दिखाएगा दूसरा रिजल्ट दिखाएगा, तो वहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 क्या बच्चों, बस ये होगा कि जो यह रीजन दिखाने वाला सेंटेंस होगा, यह रीजन दिखाने वाला सेंटेंस अब एक्टिव में न होकर पैसिव में होगा। जब पैसिव में होगा बच्चों तो पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा कि रीजन दिखाने वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, रीजन दिखाने वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, प्लस लिखेंगे हैविंग, हैविंग प्लस लिखेंगे बच्चों बीइंग, प्लस जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यह सभी फॉर्मूले होंगे बच्चों रीजन दिखाने वाले सेंटेंस के। फिर कॉमा लगाएंगे और सेकेंड सेंटेंस, और सेकेंड सेंटेंस जो होगा रिजल्ट का, रिजल्ट दिखाने वाला जो सेकेंड सेंटेंस होगा बच्चों उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। तो एक बार फिर समझा भी देता हूँ, आप लोग नोट करते रहिए और मैं समझाते रह रहा हूँ, ध्यान सुनते रहेंगे आप लोग। बोला गया जब दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो और दिए गए वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग हो और दोनों वाक्यों के मेन वर्ब में एक रीजन दिखाए दूसरा रिजल्ट दिखाए, तो वहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाएंगे। दूसरा रूल, रूल नंबर 2 है कि यदि रीजन दिखाने वाला सेंटेंस, यदि रीजन दिखाने वाला सेंटेंस पैसिव में हो, पैसिव में होगा बच्चों, यदि रीजन दिखाने वाला सेंटेंस पैसिव में होगा, ये नीचे दिया गया फॉर्मूला है बच्चों, इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, इस फार्मूले को फॉलो करेंगे और इस फार्मूले के अनुसार आप चेंज कर देंगे या बनाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे बोला गया बच्चों, एग्जाम्पल है द कैप्टन वाज किल्ड,
द कैप्टन वाज किल्ड। सेकेंड सेंटेंस है द आर्मी फ्लेड, द आर्मी फ्लेड। ध्यान सुना बच्चों, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। इसमें क्या है, ये जो कैप्टन है बच्चों यह सब्जेक्ट है, और इसमें जो आर्मी है यह सब्जेक्ट है। जो किल्ड है बच्चों यह इसका मेन वर्ब है, जो फ्लेड है वह इसका मेन वर्ब है। तो बोला गया ये चारों देखेंगे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कोई मेल मैच नहीं है। सेम पहचान वही है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की, कि सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, मेन वर्ब अलग अलग होंगी, और एक वाक्य रीजन दिखाएगा, दूसरा रिजल्ट दिखाएगा। तो हमें क्या करना है कि रीजन वाला वाक्य छांटना है बच्चों। जो सेंटेंस रीजन दिखाएगा और वह जो सेंटेंस रीजन दिखाएगा, ये रीजन दिखा रहा है, और यह जो बच्चों रिजल्ट दिखा रहा है, तो जो रीजन दिखा रहा है वह सेंटेंस पैसिव में है। पैसिव में कैसे पहचानेंगे, जब टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। जब टू बी वर्ब के साथ, टू बी वर्ब में क्या क्या आएगा, इज, एम, आर, वाज और वर। ठीक है, चुबिलिया स्टाइल भी आता है। जब टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वह सेंटेंस पैसिव में होता है। ये याद रखेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से यह देखेंगे कि यह जो सेंटेंस रीजन दिखाने वाला सेंटेंस यह पैसिव में हो गया, वाज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। आपको भी बताया कि इस वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो वह सेंटेंस पैसिव में होगा। तो यह जो सेंटेंस बच्चों यह पैसिव में है, द कैप्टन वाज किल्ड। अब क्या करेंगे, इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करेंगे क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन, हो जाएगा द कैप्टन, फिर हो जाएगा जो हैविंग, द कैप्टन, फिर हो जाएगा हैविंग, फिर हो जाएगा बीन, क्योंकि पैसिव में है बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या बच्चों, किल्ड है, तो हो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं बच्चों, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस जो रिजल्ट वाला होगा या दूसरा वाक्य जो होगा उसे उतार देंगे, तो हो जाएगा द, फिर हो जाएगा बच्चों आर्मी, फिर हो जाएगा फ्लेड, द आर्मी फ्लेड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह हो गया आपका रूल नंबर सेकेंड, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। रूल नंबर सेकेंड, जब रीजन दिखाने वाला सेंटेंस पैसिव में हो। जब पैसिव में होगा बच्चों इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैविंग बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और सेकंड सेंटेंस जो रिजल्ट वाला होगा बच्चों इनको पूरा वैसे ही लिख दिया जाएगा। आप इसे नोट करें देखें, और इसे भी नोट कर सकते हैं कि जब टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वह पैसिव में होता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसको नोट करें बच्चों, आप तुरंत नोट करें। अगला रूल नंबर 3 भी इसी वीडियो में ख़त्म करना है, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का, तो इसे देखें। चलिए आगे शुरू करते बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अब तक तो नोट कर ही लिए होंगे और बना भी लिए होंगे, साथ साथ में लिखते हैं। अगर किसी का छूट रहा है तो फिर अपना पीछे करके वीडियो देख कर लिख लेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 को हम कहते हैं बच्चों टू बी वर्ब। टू बी वर्ब, टू बी वर्ब क्या है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। टू बी वर्ब है क्या बच्चों, बोला गया कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जिसमें इज एम आर वज वर्ब मेन वर्ब के रूप में, मतलब ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होता है बच्चों। ऐसे वाक्यों में नाउन होता है, अर्थात मेन वर्ब या इज एम आर वाज वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है बच्चों, मतलब आपका वैसे होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगा। बस मेन वर्ब में एक जगह क्या होगा, पहले सेंटेंस या रीजन दिखाने वाले वाक्य में मेन वर्ब की जगह इज एम आर वाज वर्ब, टू बी वर्ब
मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, उसमें कोई और मेन वर्ब नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं बच्चों टू बी वर्ब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कि सब्जेक्ट होगा प्लस जो इज एम आर वाज वर होगा बच्चों, उसके जो लिखेंगे बीइंग, प्लस जो नाउन वगैरह रहेगा जो नाउन लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, यह जो होगा यह रीज़न दिखाने वाला वाक्य होगा, यह जो होगा यह रीज़न दिखाएगा, फिर कॉमा करके फिर सेकंड सेंटेंस जो दूसरा वाक्य होगा बच्चों, सेकंड सेंटेंस उसको वैसे ही उतार दिया जाएगा। वह नोट करें बच्चों, देखें फिर से एक बार रूल सुनिएगा। रूल में बताया गया बच्चों, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग हो, और रीज़न दिखाने वाले सेंटेंस में जब मेन वर्ब के रूप में इज एम आर वाज वर का प्रयोग हो, जब रीज़न दिखाने वाले सेंटेंस में इज एम आर वाज वर ही मेन वर्ब के रूप में काम करे, तो वहाँ पे हम बच्चों रूल नंबर 3 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाते हैं। उसके लिए यह फॉर्मूला है, जैसे एग्जाम्पल देखें बच्चों, सी वाज, तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल है रूल नंबर 3 का, द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे। इसमें बोला गया बच्चों जो सब्जेक्ट होगा वह अलग अलग होगा, जो मेन वर्ब होगा बच्चों वह भी अलग अलग होगा। इसमें जो इज एम आर है ना बच्चों, वही मेन वर्ब के रूप में काम, जो इज एम आर है बच्चों वही मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए ऊपर, तो जो ऊपर दिया गया फॉर्मूला है बच्चों उसमें बताया गया कि रीज़न दिखाने वाले सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर वाज वर जो भी टू बी वर्ब दिया रहेगा उसके जो बीइंग लिखेंगे, फिर जो नाउन वगैरह रहेगा वो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, या ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे, और रिजल्ट दिखाने वाले सेंटेंस को पूरा वैसे ही लिख दिया जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों। तो बोला गया इसमें देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, कंबाइन करते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों द स्काई, हो जाएगा द स्काई, फिर हो जाएगा इसके जो लिखेंगे बीइंग, द स्काई बीइंग, फिर नाउन हो जाएगा क्लाउडी, फिर कॉमा लगाएंगे, और सेकंड सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस उसको वैसे उतार दिया जाएगा। इसका हो जाएगा बच्चों ईट, हो जाएगा मे, हो जाएगा रेन, हो जाएगा टुडे, इट मे रेन टुडे। ठीक है बच्चों, इट मे रेन टुडे। इस प्रकार से यह वाक्य बनाएंगे, और यह जो है बच्चों आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल नंबर 3 एंड लास्ट था। इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं रिवाइज करवाता हूँ सभी फार्मूले, एक्टिव पैसिव और टू बी वर्ब का सभी फार्मूला एक साथ रिवाइज करवा देता हूँ। आप उन सभी फार्मूला एग्जाम्पल को देख लें, और फिर उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। आप लोग नोट्स बनाएं इनका नोट लिख करें, और अपने फेयर कॉपी भी क्रिएट करिए इसको। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स बना रहे हैं, जो बच्चे मेरे से क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे हैं क्लास 11th में, उन बच्चों के लिए वीडियो डाला जा रहा है, तो वो अवश्य बनाएं। और कोई भी बुक खरीद कर आप उसका एक्सरसाइज करें। जो भी समस्याएं हैं या क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उन्हें आप टिक करके रखे रहें, कमेंट बॉक्स में करें, या कोई अगर साधन हो आपके पास कॉन्टेक्ट करने का किसी बच्चे के थ्रू, तो उसे भी आप सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह। आइए शुरू करते हैं बच्चों आगे। आई होप कि आप लोगों का हो गया होगा। चलिए रूल नंबर 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, तीनों रूल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तीनों रूल 1 2 3 तीनों रूल आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर इसको नोट्स बनाएंगे और एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। आइए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, जब रीजन दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में हो। ठीक है बच्चों, जब रीजन दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में हो तो फॉर्मूला क्या होगा, रीजन दिखाने वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, रीजन दिखाने वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बच्चों हैविंग, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या मेन वर्ब भी रीजन दिखाने वाले सेंटेंस का होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब होगा रीजन दिखाने वाले सेंटेंस का। फिर कॉमा लगाएंगे, और सेकेंड सेंटेंस जो दूसरा वाक्य होगा, सेकेंड सेंटेंस उसको, यह सेकेंड जो सेंटेंस होगा बच्चों यह रिजल्ट दिखाने वाला होगा, यह जो होगा वह रिजल्ट दिखाने वाला होगा। ये सब लगा के छोड़ देंगे। इसके बाद रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड है बच्चों पैसिव। रूल नंबर सेकेंड है
पैसिव में, कि अगर रीजन दिखाने वाला सेंटेंस पैसिव में होगा, पैसिव में होगा तो क्या करेंगे, रीजन दिखाने वाला सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस प्लस लिखेंगे बच्चों हैविंग प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह होगा रीजन वाले वाक्य का या रीजन दिखाने वाले सेंटेंस का, फिर कॉमा लगाएंगे। और सेकंड सेंटेंस जो दूसरा वाक्य होगा, सेकंड सेंटेंस यह रिजल्ट वाले वाक्य का होगा बच्चों। तो जो रिजल्ट दिखाने वाला वाक्य होगा उसको वैसे ही सेकंड सेंटेंस कॉमा लगा के पूरा उतार दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, रूल नंबर थ्री है बच्चों टू बी वर्ब क्या है बच्चों, टू बी वर्ब को ध्यान दीजिए। टू बी वर्ब में बताया गया कि अगर इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करे, यदि इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करे बच्चों तो उसको हम टू बी वर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस जो इज एम आर वाज वर्ब होगा उसको चेंज करेंगे इनटू बीइंग, BEING प्लस होगा नाउन प्लस होगा बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह सभी होगा रीजन दिखाने वाले वाक्य का, फिर कॉमा लगाएंगे। और सेकंड सेंटेंस जो दूसरा वाक्य होगा, सेकंड सेंटेंस जो रिजल्ट दिखाएगा उसको वैसे ही पूरा उतार दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से यह आपका यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो आज शुरू हुआ था, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वो खत्म हुआ। इसका इस सभी फॉर्मूला लिखेंगे और इसके लिए क्या करेंगे आप कि सभी बच्चे जितने भी हैं जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो अपना नोट्स बनाएंगे और उन बच्चों को भी शेयर करें अन्य विद्यालयों का जो रिलेटिव्स में हो या आसपास में हो, तो वो भी इसको नोट्स बना सकते हैं। और सभी बच्चों के लिए एक आवश्यक और निर्देश है बच्चों कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि आपको सारी सूचनाएं यथाशीघ्र मिल सकें और आप नोट्स बनाएं। और नोट्स के लिए क्या कहा गया कि नोट्स आप इन एग्जाम्पल का फार्मूला का बनाएं और साथ साथ आपके लिए बुक का होना बहुत अति आवश्यक है बच्चों। बिना बुक के आप नहीं कर सकते, इसलिए कोई ना कोई बुक अवश्य लें। किसी प्रकाशन का नाम नहीं लूँगा, जो आपको पसंद आए वो बुक लीजिए और उसका एक्सरसाइज टॉपिक हेडिंग डाला होगा, अवश्य डाला होगा, एक्सरसाइज के रूप में दिया होगा। तो आप उनका है ना बच्चों, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें और बनाएं और लिखें। और जो भी समस्याएं उस एक्सरसाइज में आ रही हैं आप मेरे से कंसल्ट करें, मैं आपको सारी सूचनाएं, आवश्यक सूचनाएं, जो भी समस्याएं परेशानियां होंगी बच्चों वो आपको दे दी जाएंगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से संबंधित। ये हम लोग दूसरा यूज था बच्चों, ये सेकेंड यूज था, ठीक है, ये सेकेंड यूज था। थर्ड यूज है बच्चों यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यूज ऑफ इन्फिनेटिव कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसको जोड़ते कैसे, हाउ टू कंबाइन इनटू वन सिंपल सेंटेंस। आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीडियो। सी यू टुमारो। गुड लक एंड गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए सर शुरू करते हैं और टॉपिक सिंथेसिस। सिंथेसिस में आज हम लोग तीसरा यूज पढ़ेंगे जिसका नाम है यूज ऑफ इन्फिनेटिव। यूज ऑफ इन्फिनेटिव, तो पहले हम ये समझेंगे बच्चों कि ये इन्फिनेटिव होता क्या है, इन्फिनेटिव कहते किसे हैं। तो इन्फिनेटिव के बारे में बताया जाता है बच्चों कि जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं, जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं तो उसे कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है बच्चों। यह तो बात हो गई इन्फिनेटिव की। अब बात ये करेंगे कि इसको पहचानने कैसे, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट वी यूज इन्फिनेटिव to combine simple sentences into one simple sentence.
लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बोला गया बच्चों सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहचान ध्यान से देखेंगे तो पहचान क्या है, इसकी पहचान देखिएगा। बोला गया जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, ये हम लोग तीसरा यूज पढ़ रहे हैं। तीसरा यूज पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पिछले वीडियो में भी पढ़े हम लोग, और ये तीसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव है क्या बच्चों, इसकी पहचान इन्फिनिटिव के बारे में बताया गया कि जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते हैं, जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देते तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है बच्चों, पहचान होती है, इसकी इंट्रोडक्शन होती है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता है, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग होता है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता है, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग होता है। ये पहचान एक और यूज किया बच्चों, पार्टिसिपल की भी यही यूज है। सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगा, लेकिन उसमें समय अंतराल होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बच्चों बिल्कुल अलग होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि उसका सब्जेक्ट अलग होता है, मेन वर्ब भी अलग अलग होती है, वो तो पहचान आ जाता है। इन्फिनिटिव में क्या है कि इसका सब्जेक्ट भी एक होगा, मेन वर्ब भी अलग अलग होगी। सेम पहचान इतनी तो पार्टिसिपल की भी है, लेकिन इसकी पहचान आगे सुनेंगे तो अंतर पता चलेगा। इसके मेन वर्ब में रीजन और रिजल्ट का संबंध होता है। जहाँ उसमें टाइम होता था बच्चों, इसमें रीजन और रिजल्ट का संबंध होगा। अर्थात एक वाक्य जो होगा वो रीजन दिखाएगा और जो दूसरा वाक्य होगा बच्चों वो रिजल्ट दिखाएगा। जब एक वाक्य रीजन दिखाए और दूसरा वाक्य रिजल्ट दिखाए तो वहाँ पे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का वहाँ पे हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से पूरी पहचान इंट्रोडक्शन सुन लीजिए बच्चों। बोला गया जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होगा, मेन वर्ब अलग अलग होंगी और मेन वर्ब में एक रीजन दिखाएगा और दूसरा रिजल्ट, तो वहाँ पे हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। हाउ टू कंबाइन इनटू वन सिंपल सेंटेंस। हाउ टू कंबाइन, कैसे जोड़ेंगे, हाउ टू कंबाइन कैसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने का नियम सुनिए बच्चों। क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को पढ़ेंगे और रीजन दिखाने वाले पूरे सेंटेंस को लिख दिया जाएगा। पहले जो रीजन दिखा रहा है सेंटेंस, ऊपर वाला सेंटेंस मान लीजिए रीजन दिखा रहा है, इसको पूरा लिख देंगे। हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पूरा रीजन का सेंटेंस है, मतलब रीजन दिखाने वाले वाक्य को पूरा लिख दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो रिजल्ट दिखाने वाला सेंटेंस होगा तो रिजल्ट दिखाने वाले सेंटेंस के मेन वर्ब को निकालेंगे। ये मेन वर्ब बच्चों, रीजन दिखाने वाले सेंटेंस के मेन वर्ब को निकालेंगे और उस मेन वर्ब को चेंज कर देंगे इन्फिनिटिव में। अब इन्फिनिटिव किसे कहा गया, इन्फिनिटिव कहा गया बच्चों कि जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दें, जब किसी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दें तो उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। तो क्या करेंगे, इस मेन वर्ब को निकालेंगे, इसके पहले टू लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट वगैरह होगा, उसे लिखेंगे। इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इसी को हम कहते हैं बच्चों इन्फिनिटिव। आइए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे है बच्चों, हरी रैन फास्ट, he wanted to get first, prize.
ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। इसको देखिए बच्चों, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग है। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग है। इसको कंबाइन करेंगे इनटू वन सिंपल सेंटेंस, तो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हरी, जो रीजन वाला वाक्य को ऊपर लिख देंगे, हरी रैन फास्ट, हरी रैन फास्ट। फिर लिखेंगे टू, फिर हो जाएगा गेट, टू गेट, फिर हो जाएगा फर्स्ट प्राइज, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इन्फिनिटिव थोड़ा आसान है पिछले आने की अपेक्षा, और इन्फिनिटिव में और कोई दूसरा रूल है नहीं, इन्फिनिटिव में दूसरा कोई रूल है नहीं बच्चों, यही है। इसको एक बार और मैं रिवीजन कर देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोग देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए बच्चों, जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग हो, एक वाक्य रीजन दिखाए, दूसरा वाक्य रिजल्ट दिखाए, तो वहाँ पे हम यूज ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे या इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे आगे देखते हैं, कैसे जोड़ेंगे इनको वन सिंपल सेंटेंस। जोड़ने के नियम के बारे में सुन लीजिए। जोड़ने के नियम के बारे में बताया गया बच्चों कि जो रीजन दिखाने वाला वाक्य होगा, रीजन दिखाने वाले वाक्य को लिख देंगे, फिर रिजल्ट दिखाने वाले मेन वर्ब को, रिजल्ट जो वाक्य दिखाएगा उस रिजल्ट दिखाने वाले वाक्य के मेन वर्ब को निकालेंगे और उसे इन्फिनिटिव में, ऐसे इन्फिनिटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाएंगे, उसके टू के पहले मेन वर्ब लगाए, मेन वर्ब के पहले टू लगा के लिखेंगे। फिर जो ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ सेंटेंस है, शेष वाक्य जो बचेगा बच्चों उसको लिख दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, हरी तेज दौड़ा, वो प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था, है ना बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हरी रैन फास्ट रीजन हो गया, तेज दौड़ेगा तभी तो प्रथम आएगा, है बच्चों। तो फिर ये मेन वर्ब है, गेट है तो गेट के पहले लगा टू, टू गेट, ये देखिएगा जो टू गेट है बच्चों यही है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, यू वांट टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट करें, बाकी फर्स्ट प्राइज ऑब्जेक्ट वगैरह है, इसको नोट करें, उतारें, और एग्जाम्पल वगैरह मैं आपको और देता हूँ, जिसे आप लोग बनाएं करें, इसको नोट करें बच्चों। आई होप कि अब तक तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इरेज करते हैं और कुछ एग्जांपल्स वगैरह मैं लिख देता हूँ, उससे आप लोग इसी प्रकार से बनाए बच्चों। पहला एग्जांपल है बच्चों, आई वेंट टू लाइब्रेरी, आई वेंट टू लाइब्रेरी, I went to library, I wanted to read, I wanted to read the newspaper, I wanted to read the newspaper। ठीक है बच्चों, सेकेंड सेंटेंस है, he works hard, he works hard, he wants to obtain, he wants to obtain a good marks, good marks। तीसरा है बच्चों, he has 5 children, he has 5 children, he must provide
for them. He must provide for them. चौथा बच्चों, he had no money. He had no money. He could not pay his fee. He could not pay his fee. इन सभी एग्जाम्पल को नोट करें और इसे सॉल्व करें। बाकी एग्जाम्पल और अपने बुक वगैरह खरीद के करें। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद। सी